20 सितंबर 2013 की झुलसाती दोपहर साउथ मुंबई की सेशंस कोर्ट में रोज की तरह भारी भीड़ थी और कामकाज अपनी रफ्तार में चल रहा था। तभी ठीक 2 बजे कैदियों से भरी एक पुलिस बस कोर्ट परिसर में दाखिल होती है। बस रुकते ही एक एक कर 22 कैदियों को उतारा गया। अदालती नियमों के अनुसार किसी भी कैदी के हाथों में हथकड़ी नहीं थी। सभी कैदियों को बरामदे में लगी बेंचों पर बैठा दिया गया और निगरानी के लिए कुछ पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए 2 गार्ड पास के ऑफिस में चले जाते हैं। अब पूरे 22 कैदियों की जिम्मेदारी सिर्फ 3 पुलिस वालों पर रह जाती है। वक्त धीरे धीरे बीतता रहता है। दिन भर की थकान और रोजमर्रा की ड्यूटी माहौल को ढीला कर देती है। गार्ड आपस में बातों में उलझ जाते हैं और उनका ध्यान पल भर के लिए ही हटता है कि कैदियों की कतार में एक बेहद शांत लेकिन पूरी तरह सोची समझी चाल चल दी जाती है। एक आदमी चुपचाप खड़ा होता है और बिना किसी हलचल के भीड़ की ओर बढ़ जाता है। उसी वक्त बाकी कैदी थोड़ा सा खिसक कर बनी खाली जगह भर लेते हैं ताकि किसी को शक न हो। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था। करीब आधे घंटे बाद तय प्रक्रिया के तहत हेड काउंट होता है। तब हकीकत सामने आती है। गिनती पूरी होती है लेकिन संख्या 22 नहीं 21 निकलती है। पुलिस समझ चुकी थी कि भीड़ से भरे कोर्ट परिसर से एक खतरनाक कैदी गायब हो चुका है। यह कोई मामूली अपराधी नहीं था। यह था अफजल उस्मानी, इंडियन मुजाहिदीन का एक खतरनाक आतंकी। और अब वह फिर से शहर की सड़कों पर आजाद घूम रहा था। यही वह आतंकी था जो 2008 के गुजरात सीरियल ब्लास्ट्स का मास्टरमाइंड था। एक ऐसा हमला जिसमें 56 बेगुनाहों की जान गई थी। उसकी गिरफ्तारी तब एक बड़ी सफलता मानी गई थी क्योंकि उसी के साथ इंडियन मुजाहिदीन की रीढ़ टूटती दिख रही थी। लेकिन अब वह शातिर दोबारा आजाद था। इधर मुंबई के एटीएस हेडक्वार्टर में हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके थे। हर बीतता घंटा खतरे की घंटी बजा रहा था। एटीएस चीफ राकेश मारिया जानते थे कि जब तक अफजल उस्मानी खुला घूम रहा है तब तक देश को सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने इंस्पेक्टर कदम को फोन मिलाया। अब इंस्पेक्टर कदम वही जांबाज अफसर थे जिन्होंने सालों पहले उस्मानी को पहली बार सलाखों के पीछे पहुंचाया था। इसके बाद टीम पुराने सुरागों को खंगालना शुरू करती है। कड़ियां जोड़ते हुए उनकी तलाश जा पहुंचती है मुंबई की धारावी झुग्गियों में स्थित एक छोटे से मकान तक जहां उस्मानी की बहन का घर था। पूछताछ के दौरान वह जानबूझकर टीम को गलत दिशा में भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर कदम की नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर टिक जाती है। तस्वीर में उसका बेटा जावेद। तभी बहन बताती है कि जावेद काम के सिलसिले में दुबई चला गया है। लेकिन यह सुनते ही इंस्पेक्टर कदम को शक होने लगता है। वह सोचते हैं कि धारावी की तंग गलियों में पला एक लड़का अचानक विदेश जाने का खर्च कैसे उठा सकता है। शक गहराता है और तुरंत जेल के रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं। अब पता चलता है कि यह वही जावेद है जो अपने मामा से मिलने जेल में लगातार आता रहा था। अब शायद धुंधली तस्वीर थोड़ी साफ होने लगी थी कि जावेद दुबई नहीं बल्कि अपने फरार आतंकी मामा के साथ हो सकता है। अब पुलिस पूरे शहर में अपने मुखबिरों को सतर्क कर देती है और यहीं से शहर में शुरू होती है एक खामोश लेकिन बेहद खतरनाक तलाश। अक्टूबर लगभग खत्म होने वाला था लेकिन पूरे 1 महीने बाद भी फरार आतंकी का कोई सुराग नहीं मिला था। यह खामोशी अब डर पैदा करने लगी थी। मुंबई पुलिस पर दबाव इतना बढ़ चुका था कि हर पल यही आशंका बनी रहती थी कि कहीं देश के किसी कोने में फिर से कोई अनहोनी न हो जाए। उम्मीदें जवाब दे रही थीं, तभी एक हल्की सी सूचना ने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। खबर मिली कि जावेद वापस धारावी लौट आया है। जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर कदम और उनकी टीम बेहद सटीक योजना के साथ अंडरकवर धारावी में दाखिल होती है, बिल्कुल आम लोगों की तरह सुबह की भीड़ में घुलते हुए। कुछ अफसर पास की चाय की दुकान से नजर बनाए रखते हैं जबकि इंस्पेक्टर कदम एक पुरानी मोटरसाइकिल पर बैठे जावेद के घर से अपनी आंखें नहीं हटाते। जैसे ही जावेद बाहर निकलता है उसे तुरंत आभास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अगले ही पल वह भागने लगता है। धारावी की तंग गलियां, घुटन भरा माहौल और पीछे पीछे पुलिस के तेज होते कदम। इन गलियों में पला बढ़ा जावेद, उसे हर मोड़ ऐसे याद था जैसे कोई नक्शा। वह गलियों के भूल भुलैया जैसे जाल में ओझल होने की कोशिश करता है लेकिन इंस्पेक्टर कदम अपनी मोटरसाइकिल को एक शॉर्टकट से मोड़कर उसकी इकलौती निकलने वाली राह रोक लेते हैं। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। घिरा हुआ, कांपता हुआ 19 साल का जावेद आखिरकार हिरासत में ले लिया जाता है। पूछताछ ज्यादा देर नहीं चलती। जावेद टूट जाता है और सब कुछ बता देता है।
वह कबूल करता है कि फरारी के तुरंत बाद उसका मामा उससे मिला था और इस पूरे प्लान के लिए पैसे उसकी मां ने दिए थे। अब उनका मकसद पूरी तरह साफ हो चुका था। उस्मानी पहले नेपाल बॉर्डर तक पहुंचना चाहता था और फिर वहां से पाकिस्तान निकल जाना, क्योंकि एक बार अगर वह सीमा पार कर गया तो कानून के हाथ उस तक कभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन जैसे ही पुलिस दबाव बढ़ाती है, जावेद तोते की तरह एक बेहद डरावना खुलासा करता है। अफजल उस्मानी सिर्फ भाग नहीं रहा था, वह अपने भांजे को भी उसी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बनाना चाहता था। उसने जावेद से कहा था कि सीमा पार करते ही वह उसे अपने हैंडलर से मिलवाएगा। जब ठिकाने के बारे में सख्ती से पूछा गया तो घबराया हुआ जावेद मुश्किल से एक नाम बुदबुदा पाया, टटेरा, लखनऊ के पास। यही एक शब्द पूरी कार्रवाई की दिशा तय कर देता है। अब देर की कोई गुंजाइश नहीं थी। पुख्ता इनपुट मिलते ही ऑपरेशन का फौरन आदेश दिया जाता है। 26 अक्टूबर की सुबह इंस्पेक्टर कदम अपनी टीम के साथ लखनऊ पहुंचते हैं, यह जानते हुए कि वे वक्त के खिलाफ एक बेहद नाजुक दौड़ में उतर चुके हैं। इलाके में बिना शक पैदा किए घुसने के लिए टीम एक नई चाल अपनाती है। सभी खुद को मलेरिया इंस्पेक्शन करने वाले हेल्थ ऑफिशियल्स बताकर टटेरा की गलियों में बिल्कुल आम लोगों की तरह आवाजाही शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में वे जावेद की बहन के घर पहुंचते हैं। सावधानी से दरवाजा खटखटाया जाता है। एक बुर्का पहनी औरत दरवाजा खोलती है। इंस्पेक्टर बताते हैं कि वे मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं और मलेरिया से बचाव के लिए हर घर में मच्छर मार दवा का छिड़काव कर रहे हैं। यह सुनते ही वह औरत उन्हें अंदर आने की इजाजत दे देती है। घर का हर कोना खंगाला जाता है, कमरे, छत, आसपास की जगह, लेकिन नतीजा सन्न कर देने वाला था। घर पूरी तरह खाली था, सुराग हाथ से फिसल चुका था। माहौल में मायूसी घुलने लगी और इंस्पेक्टर कदम को महसूस होने लगा कि कहीं यह मिशन उनकी आंखों के सामने से न निकल जाए। उसी बेचैनी में वह मुंबई फोन मिलाते हैं और जावेद को आखिरी बार आमने सामने लाने को कहते हैं। टूटे हुए स्वर में आंसुओं के साथ जावेद कसम खाता है कि उसका मामा यही था। लेकिन उसी पल इंस्पेक्टर कदम को सच्चाई समझ में आ जाती है। अफजल उस्मानी को अपने भांजे यानी जावेद के पकड़े जाने की खबर लग चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि शिकंजा कस रहा है और तभी उसने तय कर लिया था कि वह सब कुछ यहीं छोड़कर, यहां तक कि अपना परिवार भी, अकेले नेपाल बॉर्डर की ओर तेजी से निकल चुका है। इधर मुंबई पुलिस के लिए अब यह सिर्फ तलाश नहीं थी, यह वक्त के खिलाफ एक जंग बन चुकी थी। नेपाल बॉर्डर अब वहां से 7 घंटे से भी कम दूरी पर था। अगर उस्मानी उस लकीर को पार कर लेता तो वह हमेशा के लिए कानून की पकड़ से बाहर हो जाता, और अगर ऐसा होता तो यह महज फरारी नहीं होती, यह मुंबई पुलिस के दामन पर एक गहरा दाग होता। हालात की गंभीरता समझते हुए एटीएस चीफ तुरंत हरकत में आते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ हाई लेवल कोऑर्डिनेशन किया जाता है। जब उस घर से जहां उस्मानी रह रहा था पिछले 24 घंटों की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाती है तो पता चलता है कि उस्मानी टटेरा से थोड़ी दूरी पर अपने एक दोस्त के घर गया था। इतनी सी लीड मिलते ही कदम की टीम उस दोस्त के घर पहुंच जाती है। शुरुआत में यह आदमी काफी नाटक करता है, लेकिन जल्दी ही सब कुछ उगल देता है। वह बताता है कि उस्मानी इंडो नेपाल बॉर्डर, जिसे रुपैडीहा स्टेशन कहा जाता है, वहां के लिए निकल चुका है। अब तो इंस्पेक्टर कदम और उनकी टीम उस्मानी के इसी दोस्त को साथ लेकर बिना एक पल गंवाए बॉर्डर की तरफ दौड़ पड़ती है। रात के ठीक 3 बजे वे स्टेशन पहुंचते हैं। प्लेटफॉर्म सुनसान है। चारों ओर एक भारी बेचैन कर देने वाली खामोशी फैली हुई है। कोई निशान नहीं, कोई हलचल नहीं। एक पल को लगता है कि उस्मानी फिर हाथ से निकल गया, लेकिन इंस्पेक्टर कदम आखिरी दांव खेलने का फैसला करते हैं। उसी उस्मानी के सहयोगी से जबरदस्ती उस्मानी को फोन करवाया जाता है। अब घबराई हुई आवाज में उस्मानी का जिगरी यार कहता है, उस्मानी भाई, पुलिस यहां है, अभी यहां से भाग। लेकिन यह इंस्पेक्टर कदम की एक मनोवैज्ञानिक चाल थी, उस्मानी को बिल से बाहर निकालने के लिए। इसके ठीक बाद ही टीम स्टेशन के एग्जिट पॉइंट पर पोजीशन ले लेती है। हर नजर चौकन्नी है। आखिरी टकराव अब बस होने ही वाला है। तभी अचानक एक शख्स छोटी सी भीड़ में घुसने के लिए इंस्पेक्टर कदम के सामने से ही आगे बढ़ता है। वह क्लीन शेव था, पहचान पूरी तरह बदली हुई। एक पल के लिए खुद इंस्पेक्टर कदम की तेज याददाश्त भी चूक जाती है, लेकिन जैसे ही वह आदमी आगे बढ़ता है, एक बेहद मामूली सी बात कदम की नजर पकड़ लेती है। वह चलते हुए हल्का सा लंगड़ा रहा था। यह वही 2008 की गोली का असर था जिससे उस्मानी लचक गया था। पहली मुठभेड़ की याद, और अब यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुकी थी। इंस्पेक्टर कदम एक सेकंड भी नहीं सोचते, वह झपटते हैं और उस आदमी के भारी बैग को पकड़ लेते हैं। जैसे ही वह भागने की कोशिश करता है, जोरदार झड़प होती है।
हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कदम लगभग गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी टीम टूट पड़ती है। पल भर में उस्मानी जमीन पर दबोच लिया जाता है। 1 महीने से सिस्टम को चुनौती दे रहा मास्टरमाइंड आखिरकार फिर से हिरासत में था। अगले दिन जब उसे मुंबई वापस लाया जाता है तो एटीएस हेडक्वार्टर में छाया तनाव अब हल्का हो चुका था। उस्मानी दोबारा सलाखों के पीछे था। 7 दिन की रिमांड के साथ ही डिपार्टमेंट की इज्जत भी बहाल हो चुकी थी। इंस्पेक्टर कदम और उनकी टीम के लिए यह सिर्फ एक सफल ऑपरेशन नहीं था, यह एक लंबी बेरहम पीछा कहानी का अंत था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही सच्ची, रोमांचक और गहराई से बताई गई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।